हाँ प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे होंगे। चलिए प्यारे बच्चों, आज फिर हम आपके लिए पार्ट 4 चैप्टर 1 वैद्युत क्षेत्र और आवेश का लेके आए हैं। तो देखिए, जो अगली हेडिंग आपकी है कि कूलाम के सदिश, कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप, तो कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप इसी के माध्यम से हम प्रूव करेंगे न्यूटन के गति का तृतीय नियम, जिसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप यानी कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलाम को हम किस फॉर्म में व्यक्त करेंगे? वेक्टर फॉर्म में व्यक्त करेंगे। तो मैंने लिखा, माना दो स्थिर बिंदु आवेश। देखिए, दो आपका स्थिर बिंदु आवेश है। चलिए मैं इसको फिर से पुनः बता देता हूँ आप लोगों को। देखिए, माना कोई दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 Q2 है। माना दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 और Q2 के स्थिर सदिश क्रमशः R1 वेक्टर व R2 वेक्टर। तो इसका जो स्थिर सदिश है वो R1 वेक्टर है, इसका जो स्थिर सदिश है R2 वेक्टर है। उसके बाद फिर मैंने लिखा Q1 का Q2 के सापेक्ष स्थिर विस्थापन। तो Q1 का Q2 के सापेक्ष स्थित विस्थापन वेक्टर R12 है और Q2 का Q1 के सापेक्ष स्थित विस्थापन, देखिए जब इधर से इधर आया तो इसका वेक्टर का विस्थापन ये है और जब ये इधर से इधर जाएगा तो R12 वेक्टर हो जाएगा। बात समझने की कोशिश कीजिए। मैंने लिखा कि Q1 के कारण Q2 के सापेक्ष स्थित विस्थापन, Q1 के कारण Q2 के सापेक्ष स्थित विस्थापन वेक्टर R12 और Q2 के सापेक्ष Q1 का विस्थापन वेक्टर R21 होगा। उसके बाद फिर मैंने क्या लिखा कि जो यूनिट वेक्टर होता है, देखिए जो यूनिट वेक्टर आपका यही होता है, इसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। जो यूनिट वेक्टर होता है R12 ए वेक्टर 1 2 के क्या होता है? बराबर होता है। हमेशा होता है कि यूनिट वेक्टर R12 बराबर एकांक यूनिट वेक्टर यानी एकांक वेक्टर इसको बोलते हैं। ये सदिश वेक्टर R12 के क्या होता है? हमेशा बराबर होता है। यही चीज मैंने लिखा कि वेक्टर R12 बराबर वेक्टर R21 का एकांक सदिश, यानी ये दिशा को निरूपित करता है। तो फिर लिखा मैंने R21 वेक्टर बराबर R12 एकांक सदिश। उसके बाद फिर मैंने लिखा और आवेश Q2 के कारण Q1 पर बल, Q2 के कारण Q1 पर बल। तो आवेश Q2 के कारण Q1 पर जो वैद्युत बल होगा वो आपका क्या है? F12 है। और आवेश Q1 के कारण Q2 पर बल F21 है। तो अब इसको हम लिख देते हैं। तो अब देखिए, जो इस पर जो बल आरोपित कर रहा है वेक्टर F12 व्यक्त कर रहा है, इस पे जो बल व्यक्त कर रहा है F21 वेक्टर बल व्यक्त कर रहा है। इसमें लिखा गया है कि और आवेश Q2 के कारण, आवेश Q2 के कारण Q1 पर बल, जो यहाँ से फोर्स लगेगा, जो यहाँ से फोर्स इधर लगेगा वो F12 लगेगा, ये लिखा गया है F12। और आवेश Q1 के कारण Q2 पर बल वेक्टर F21 होगा। यही मैंने आपको बताया। उसके बाद फिर मैंने लिखा कि आप इस चूंकि आवेश Q2 के कारण, आवेश Q2 के कारण आवेश Q1 पर वैद्युत बल वेक्टर F12 बराबर K का मतलब आपको मालूम है K की वैल्यू होती थी, जब मैं कूलाम का नियम पढ़ाया था, K बराबर होता था आपका कि K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ये आपस में क्या होते थे? बराबर होते थे। चाहे आप K लिखिए चाहे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लिखिए, दोनों की वैल्यू सेम है। ये वेक्टर क्या हो गया? R12 हो गया। उसके बाद फिर मैं लिखूंगा कि इसको आप समीकरण नंबर 1 बना देंगे। अब फिर लिखेंगे आवेश Q1 के कारण
आवेश Q2 पर वैद्युत बल F21। देखिए Q1 के कारण Q2 पर बल वेक्टर F21 बराबर के मतलब 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R का स्क्वायर यूनिट वेक्टर R21। तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, R21 हो जाएगा, R21 हो जाएगा। सदिश परिमाण गुणे दिशा, सदिश मतलब क्या हो जाएगा, बल, और परिमाण जो इसका निकल के आएगा, और दिशा क्या हो जाएगा, R12। अब इसकी दिशा क्या है, R21 है। देखिए F21 पे R21 और F12 पे 12, इसकी ये दिशा है। अब इतना हो गया, ये समीकरण नंबर आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर आप लोग क्या बना लेंगे, 2 बना लेंगे। तो समीकरण नंबर ये आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आप लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2, समीकरण 1 व 2 कूलाम के नियम का, कूलाम बल का सदिश निरूपण है, सदिश निरूपण है। तो अब हम चित्र से देखेंगे, अब हम चित्र से देखेंगे, चित्र से अब हम क्या देखेंगे, चित्र से देखेंगे। तो चित्र से हम लोग देखेंगे कि चित्र से हम देखेंगे कि देखिए जो इसकी दिशा है, देखिए ए किसकी दिशा है, ए इसकी दिशा है, ए किसकी दिशा है, इसकी दिशा है। Q2 के कारण Q1 पर स्थित सदिश दिश, Q1 के कारण Q2 पर स्थित सदिश दिश। तो इसकी जो दिशा है, एक दिशा इधर जा रहा है, एक दिशा इधर जा रहा है। तो इसका जो एकांक सदिश है वेक्टर R21 का, वो क्या है आपका, देखिए 2 है। इसका जो है वो क्या है, एकांक सदिश 1 2 है, ये आपका है। तो देखिए जो इसका एकांक सदिश होगा, चित्र से मैंने लिखा, चित्र से वेक्टर R21 बराबर माइनस यूनिट वेक्टर R12, क्योंकि एक विपरीत दिशा में जा रहा है, एक आपका इस दिशा में जा रहा है, तो एक आपका इस दिशा में जा रहा है, विपरीत दिशा में जा रहा है। तो इसका जो स्थित सदिश है वो वेक्टर क्या है, R21। तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर 2n। अब इसका जो एकांक सदिश है, स्थित सदिश है, R21 है, तो इसका एकांक सदिश क्या हो जाएगा, वेक्टर R12 हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने लिखा एकांक वेक्टर R2n बराबर माइनस R12 एकांक वेक्टर। अब देखिए, अब इसको हम समीकरण नंबर 3 में यूज कर देंगे। जब समीकरण 3 में यूज कर देंगे, या वेक्टर R21 की वैल्यू हम रख देंगे यहाँ, तो अब लिखेंगे कि लिखेंगे समीकरण 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 1 2 में एकांक वेक्टर R21 का मान रखने पर, जब मान रखेंगे तो हो जाएगा बल F21 बराबर के Q1 Q2 R का स्क्वायर, अब यहाँ क्या माइनस R21, तो R12 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा आपका, 3। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 3। अब लिखेंगे समीकरण 1 व 3 से। तो समीकरण 1 और 3 देखा जाए तो समीकरण 1 आपका क्या है, देखिए समीकरण 1 और 3, F इक्वल F12 बराबर के Q1 Q2 अपान R का स्क्वायर एकांक वेक्टर R21। इतने की जो वैल्यू है आपका, देखिए यहाँ से जब माइनस लेस हो जाएगा तो
अब जब माइनस ये बाहर निकलेगा, ये माइनस देखिए यहाँ से जब ये माइनस बाहर निकलेगा तो आपका माइनस यहाँ लग जाएगा। ये सारी वैल्यू किसके बराबर है? F12 के बराबर है। किसके बराबर है? F12 के बराबर है। यानी हो जाएगा F12 बराबर माइनस F21 आ गया। F12 बराबर माइनस F21 आ गया। F12 बराबर माइनस F12 आ गया। तो अब इसको हम लिखेंगे कि इतना आप लोग स्क्रीन शॉट ले लेंगे। उसके बाद लिखेंगे कि आवेश Q1 के कारण Q2 पर वैद्युत बल वेक्टर F12 और आवेश Q2 के कारण Q1 पर वैद्युत बल F21 परिमाण में बराबर। परिमाण क्या है कि ए मान में तो बराबर है, परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत है। दिशा में विपरीत है। कूलाम का नियम न्यूटन के गति के तृतीय नियम का पालन करता है। कूलाम का नियम न्यूटन के गति के तृतीय नियम का पालन करता है। जो कूलाम का नियम है वो न्यूटन के गति के तृतीय नियम का पालन करता है। तो मैंने देखिए न्यूटन के कूलाम का नियम यही होता है F12 बराबर F21। ये कूलाम का न्यूटन के गति का तृतीय नियम होता है। तो सेम वही नियम क्या कर दिया? पालन कर दिया। तो मैंने वही लिखाया कि आवेश Q1 के कारण Q2 पर वैद्युत बल वेक्टर F12 और आवेश Q2 के कारण Q1 पर वैद्युत बल F21 परिमाण में तो बराबर हैं परंतु दिशा में बराबर नहीं, क्योंकि यहाँ माइनस आ गया है। यही कूलाम का नियम न्यूटन के गति के तृतीय नियम का पालन करता है। तो अगली जो हेडिंग है हम आप लोगों को बताएंगे, उसको भी पढ़ाएंगे। तो अगली हेडिंग है बहुल आवेशों के बीच बल अध्यारोपण का सिद्धांत। तो बहुल आवेशों के बीच अध्यारोपण का जो सिद्धांत है उसको हम आपको बताएंगे। तो वह सिद्धांत जो है आपका कि यही है कि बहुत सारे आवेश हों तो उसके बीच आपको क्या निकालना है? फोर्स निकालना है, बल निकालना है। यही अध्यारोपण का सिद्धांत होता है। तो मान लीजिए कोई आपके पास यहाँ एक बल Q1 है, ए Q2 है, Q3 है, Q4 है, यहीं पे कहीं आपका Qn है। तो इसके बीच इसका जो स्थित सदिश होगा वेक्टर R12 होगा, वेक्टर R12 होगा, ए वेक्टर R13 होगा, वेक्टर R14 होगा, ए वेक्टर R1n होगा। और जो इस पे फोर्स लगेगा, जो फोर्स होगा इस पर F12, F13,
F14 F1n, यही आपका क्या निकलेगा, बल निकल के आएगा। उसको बल क्या निकल के आ जाएगा, बल आ जाएगा। तो एक आवेश होगा और कई आवेशों के बीच जो बल होगा वही अध्यारोपण का क्या होता है, सिद्धांत होता है। तो सबसे पहले इसकी हम आपको परिभाषा बता देते हैं। तो परिभाषा आप लोग सबसे पहले लिखेंगे कि यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हो तो उनमें से किसी एक आवेश पर बल अन्य आवेशों के कारण अलग अलग बलों का सदिश योग फल के बराबर होता है। योगफल के बराबर होता है। यही अध्यारोपण का सिद्धांत है। यही अध्यारोपण का सिद्धांत है। यही अध्यारोपण का सिद्धांत है। यानी बल F1 बराबर F12 F13 F14 F15 अप टू सो ऑन F1n। ये क्या है आपका, यही अध्यारोपण का सिद्धांत है। यही क्या है आपका अध्यारोपण का सिद्धांत है। मैंने यही लिखा, यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हो, यानी कई आवेश, अनेक मतलब कई आवेश Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q8 डॉट 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 Q1 हो तो उनमें से किसी एक आवेश पर बल, यानी कि एक आवेश मैंने क्या मान लिया यहाँ, Q1 पर बल। Q1 पर बल क्या मैंने मान लिया, F1 मान लिया। Q1 पर बल मैंने क्या माना, F1 मान लिया। Q1 पर बल अन्य आवेशों के कारण, अन्य आवेशों Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 डॉट 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 Q1 अन्य आवेशों के कारण बल अलग अलग बलों का सदिश योगफल F12 F13 F14 F15 F16 डॉट डॉट F1n के योगफल के बराबर होता है। यही अध्यारोपण का सिद्धांत है। यानी कि कहने का आश्रय यही है कि कई आवेश हों, किसी एक आवेश पर बल अन्य आवेशों के कारण उनके योगफल के बलों के सदिशों का योगफल के बराबर होता है। यही अध्यारोपण का सिद्धांत है। अब नई लाइन से हम स्टार्ट करेंगे लिखना कि अब इसका प्रूफ लिखें। माना निकाय में n आवेश Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट Qn हो और Q1 हो और आवेश Q1 पर वैद्युत बल F1
ज्ञात करना है। ये Q1 पर वैद्युत बल F1 मुझे क्या करना है, ज्ञात करना है। उसके बाद फिर लिखेंगे और आवेश Q2 Q3 Q2 Q3 Q4 डॉट 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 Qn के सापेक्ष Q1 के स्थित सदिश वेक्टर Q1 के स्थित सदिश वेक्टर क्रमशः वेक्टर R12 वेक्टर R13 डॉट 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 वेक्टर R1n है। देखिए मैंने क्या लिखा कि माना निकाय में n आवेश Q1 Q2 Q3 Q4 Qn डॉट डॉट Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट Qn हो और आवेश Q1 पर वैद्युत बल मुझे F12 निकालना है, ज्ञात करना है। और आवेश Q2 Q3 Q4 डॉट 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 Qn के सापेक्ष Q1 के सापेक्ष Q1 के स्थित सदिश Q1 के सापेक्ष Q1 के स्थित सदिश वेक्टर स्थित सदिश वेक्टर क्रमशः R12 R13 R14 R15 डॉट डॉट R1n हैं। तो अब हम निकालेंगे आवेश Q2 के कारण Q1 पर वैद्युत बल वेक्टर F12 Q2 के कारण Q1 पर वैद्युत बल F12 बराबर, देखिए मैंने आपको यही बार बार बताया, या तो आप के लिखे या 1/4πε0 लिखिए। चलिए मैं 1/4πε0 यहाँ क्या हो जाएगा Q1 Q2 अपान R12 का स्क्वायर, देखिए R12 का स्क्वायर और यूनिट वेक्टर यहाँ क्या हो जाएगा R12। मैंने आपको पहले बता दिया था कि यूनिट वेक्टर R12 बराबर सदिश वेक्टर R12 के आपस में क्या होता है, बराबर होता है, इसलिए मैं इसको लिख सकता हूँ। तो अब इसके बाद हम लिखेंगे अगेन इसी प्रकार आवेश Q3 के कारण Q1 पर वैद्युत बल वेक्टर F13 पे हम लिखेंगे कि 1/4πε0 Q1 Q3, देखिए यहाँ से Q1 Q3 अपान R का स्क्वायर मतलब R13 का स्क्वायर। अब यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा R13। अब इसी प्रकार डॉट 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 अब लिखेंगे आवेश Qn के कारण Q1 पर वैद्युत बल वेक्टर F1n बराबर 1/4πε0 Q1 Qn R1n का स्क्वायर यूनिट वेक्टर R1n, इसको लिख लेंगे। तो जल्दी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको जल्दी से ले लेंगे। जल्दी लिखिए आप लोग। तो अब मुझे लिखेंगे हम अध्यारोपण के सिद्धांत से आवेश Q1 पर परिणामी वैद्युत बल
परिणामी वैद्युत बल। तो परिणामी वैद्युत बल हो जाएगा आवेश आधार सिद्धांत से आवेश Q1 पर परिणामी वैद्युत बल F1 बराबर F12 धन F21 धन F13 डॉट 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 F1L। अब इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब समीकरण 1 में सारा मान रख देंगे। अब देखिए, अब लिखेंगे समीकरण 1 में F12 F13 F14 F15 जितना आप निकालना चाहते हो उतना निकाल लीजिए। F1N का मान रखने पर यहाँ आप लिखेंगे समीकरण 1 में F12 F13 F14 डॉट 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 F1N का मान रखने पर जब आप यहाँ मान रखेंगे तो F बराबर इसका मान आ जाएगा 1/4πε0। यहाँ से आ जाएगा Q1 Q2 अपान R12 का स्क्वायर, उसके बाद यूनिट वेक्टर R12। इसके बाद फिर लिखेंगे आप देखिए सब में 1/4πε0 कॉमन है, लेकिन एक बार लिख लीजिए 4πε0 Q1 Q3 अपान 13 का स्क्वायर यूनिट वेक्टर 1। अब उसके बाद फिर लिखेंगे 1 अपान, अब मैंने यहाँ डॉट डॉट कर दे रहा हूँ, डॉट 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 1/4πε0 Q1 Qn अपान R1 का स्क्वायर यूनिट वेक्टर R1N। अब देखिए मुझे थोड़ा मिटाना पड़ेगा क्योंकि स्पेस नहीं है, यहाँ जगह नहीं है। तो अब मैं ऊपर से कुछ हटा दे रहा हूँ, हटाने के पश्चात मैं लिखूँगा। तो यहाँ से अब मैं इसको हटा दे रहा हूँ। हटाने के पश्चात आपका क्या आ जाएगा देखिए, यहाँ से आप क्या करेंगे कि देखिए 1/4πε0 Q1 कॉमन ले लेंगे। जब आप कॉमन लेंगे तो Q1 अपान 4πε0, उसके बाद क्या बच जाएगा Q2 अपान R12 का स्क्वायर यूनिट वेक्टर R12 प्लस Q3 R13 का स्क्वायर Q4। अब आप लिख सकते हैं Q4 Q5 क्योंकि इसमें हर पार्ट लिखे गए हैं। तो आप लिखेंगे अब यहाँ आप लिखेंगे Qn R1 का स्क्वायर R1N। आप इसको लिख सकते हैं। तो इतना आप लोग लिख लेंगे, जल्दी लिखेंगे। तो उसके बाद देखिए इनको हम कैसे लिख सकते हैं। देखिए आपका सारा पार्ट बढ़ता ही जा रहा है, तो इसको हम लिखेंगे कि देखिए Q अपान 4πε0, इसको हम समेशन में व्यक्त करना चाहें इतने पार्ट को, तो मैं क्या लिख सकता हूँ। देखिए यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि I इक्वल 1 to n, I बराबर 1 से स्टार्ट होगा n तक। यहाँ देखिए Q, तो यहाँ लगा देंगे हम कितना, यहाँ हम लिखेंगे I बराबर Q से, I बराबर 2 से। अब यहाँ हम लिखेंगे Q I अपान R1I और स्क्वायर। देखिए अगर आप I का मान यहाँ 2 रखेंगे तो समेशन मतलब यही होता है, इसको आप समझिए। यहाँ पे थोड़ा समेशन मतलब यही I बराबर 1 to n कोई लिखा जैसे x की पावर x लिखा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x के स्थान पे वो रखें तो 1, उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद 3 रखेंगे, उसके बाद 4 रखेंगे, उसके बाद 5 रखेंगे, डॉट 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 कहाँ n, वही है। यानी कि I का वैल्यू 1 से स्टार्ट हुआ n से, तो I की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हुआ 2 से। अगर हम 2 रखेंगे यहाँ, तो यहाँ समझिए अगर हम 2 रखेंगे तो आ जाएगा Q2 यहाँ 1 स्क्वायर, इसके स्थान पे 2, तो ये पहले मिल गया। और एक चीज़ मैं और यहाँ भूल गया था, यूनिट वेक्टर R1I, ये 1 नहीं ये लिखा जाएगा। अब यहाँ देखिए I का स्थान पे 2, तो R1 2। अब इसके बाद प्लस, अब इसका देखिए अब क्या 2 आ गया, अब 3 आ जाएगा,
अब आर स्क्वायर 1 3, यहाँ क्या आर 1, अब इसके स्थान पे 3, यानी कि बढ़ता वही चला जाएगा। यानी इसको हम एक भाषा में लिख सकते हैं क्यू अपान 4πε0 समेसन आई इक्वल टू एन क्यू आई अपान आर स्क्वायर 1 आई और यूनिट वेक्टर r1 आई हम लिख सकते हैं। या इसको हम एक भाषा में और लिख सकते हैं, एकदम बढ़िया से लिख सकते हैं कि Q1 अपान 4πε0 समेसन आई इक्वल टू एन क्यू आई एकांक वेक्टर 1 आई अपान आर का स्क्वायर 1 आई, ये क्या बराबर चला, F1 बराबर निकला, यानी वेक्टर F1 पे निकाला गया है। यही अध्यारोपण का सिद्धांत है। यही अध्यारोपण का बेटा, तो यही अध्यारोपण का सिद्धांत है। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को आगे बढ़ाइए। हम यही आपसे आशा करते हैं। थैंक यू।